नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई कैसे, और साथ ही साथ जानेंगे कि इसका काल क्या रहा, मतलब किस काल के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, या इसका नामकरण किस किस आधार पर हुआ, या इसका उद्भव कैसे हुआ था, या इसकी विशेषताएं क्या हैं। और आगे हम जानेंगे भाई कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है किस प्रकार से नष्ट हुई होगी, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस किस स्थान से इसके साक्ष्य मिले हैं और कहाँ तक ये फैली हुई थी। इसको हम लेक्चर 2 में कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग लेक्चर 1 में इतना जो कुछ आपको मैंने बताया इतना कवर करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं मैं आपको, तो भाई पहले के समय में था क्या कि हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता को माना जाता था, जिसको कहा जाता था कि आर्यों ने उसको बसाया था। ठीक है, लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला तो इसके साक्ष्यों के आधार पर जानकारी हुई कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता ही नहीं रही है, बल्कि ये प्राचीन सभ्यताएं जो हमारे पूरे वर्ल्ड की 4 सबसे प्राचीन सभ्यताएं रही है उनमें से एक है। ठीक है, 4 प्राचीन सभ्यताएं कौन सी हैं? जैसे नील नदी की सभ्यता जो कि मिस्र की सभ्यता के नाम से जानी जाती है, जिसका संबंध कहाँ से है? अफ्रीका से है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसको सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर है? इराक में। ठीक है, वांगो नदी के किनारे एक सभ्यता बसी थी जिसको हम चीन की सभ्यता की कहते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी है। तो अगर वो कहाँ की है, वो है भारत की सभ्यता। तो भारत की सभ्यता भाई किसे माना जाता है? सिंधु घाटी को भारत की सभ्यता माना जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर इसके खोज के बारे में बात करें तो सबसे पहले 1826 में मतलब सभ्यता को खोजने का सिलसिला शुरू हुआ। 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के जो पुरातत्वविद थे, इन्होंने क्या किया कि सभ्यता को जानने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया, और वहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जानने का अपने स्तर से प्रयास किया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी वहाँ महसूस किया, जो कुछ भी वहाँ नोटिस किया, जो कुछ भी देखा, उस सब चीज़ों को, उन सब घटनाओं को नैरेटिव ऑफ जर्नीज नामक किताब में इन्होंने संकलित कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से कॉम्पिटिशन क्वेश्चन भाई बन जाता है कि सबसे पहले प्रयास किसने किया था किसी प्राचीन सभ्यता को जानने के लिए, तो उनका नाम बताइए। तो नाम कौन है? चार्ल्स मेसन। कब की थी इन्होंने, कब किया था प्रयास? 1826 में। इसी सभ्यता के बारे में घटना है बर्टन बंधु के बारे में, सन 1826 में जो घटी थी कि भाई बर्टन बंधु जो कि इंजीनियर थे, और ये क्या कर रहे थे, ये भाई कराची से लाहौर के बीच एक रेलवे लाइन डालने का काम कर रहे थे। जब ये रेलवे लाइन डाल रहे थे तो वहाँ बहुत सारे टीले रास्ते में आए, या आसपास टीले देखे जहाँ से इनको कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें और बहुत सारे साक्ष्य मिले। लेकिन उन्होंने उन ईंटों का इस्तेमाल या चीज़ों का इस्तेमाल तो कर लिया या देखा, लेकिन उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। तो इन्होंने अपने काम से काम मत रखा, बल्कि इन्होंने इस सब चीज़ों को जानने का कोई प्रयास नहीं किया। ठीक है, फिर इसी सिलसिले में अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि उसी समय में 1853 से लगभग 1856 के बीच की बात है, इन्होंने लगभग 1853 से 56 के बीच में वहाँ पर ये शोध कार्य कर रहे थे, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो मिली थी या जो उनको हासिल हो रही थी, या इन्होंने जो कुछ वहाँ देख रहे थे, उन सब चीज़ों को इन्होंने उन पर शोध किया। और शोध तो किया, लेकिन उनको कई चीज़ें हासिल भी हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता इनको हासिल नहीं हुई जितनी की इनसे उम्मीद थी। तो ये एक प्रकार से देखा जाए, ये उस समय जो भी चीज़ें इनको हासिल हुई वो उसकी कोई व्यवस्थित जानकारी नहीं दे पाए। ठीक है, तो पहली सफलता अगर देखी जाए किसी सभ्यता को खोजने के बारे में, तो वो सर जॉन मार्शल को मिलती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में भाई पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने का जो श्रेय है वो किसके समय अंतराल में, किसके काल में रहे, तो वही आप ध्यान रखेंगे, सर जॉन मार्शल। 1921 की घटना है। ये उस समय कौन थे? पुरातत्व विभाग के हेड थे, मतलब महानिदेशक थे, और इनके अंडर में दो भारतीय वैज्ञानिक कौन? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 सभ्यताएं खोज निकाली। भाई दयाराम साहनी ने क्या किया? हड़प्पा स्थल की खोज की, और वहां से बहुत सारे साक्ष्य जुटाए और पुष्टि कर दी कि ये यहाँ पर
कोई सभ्यता रही है जिसको उन्होंने हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। तो यहाँ से भाई डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो आपका आंसर होता है दयाराम साहनी। कब की? 1921 में। राखलदास बनर्जी ने 1922 में क्या किया? मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या मतलब होता है? मृतकों का टीला। राखलदास बनर्जी ने 1922 में क्या किया कि मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की और वहां से बहुत सारे साक्ष्य जुटाए और जहां पर प्राचीन सभ्यता होने के प्रमाण दिए और पुष्टि कर दी। तो इसलिए यहाँ इस प्रकार यहाँ पर मोहनजोदड़ो की खोज हो गई। ठीक है, तो पूछा जाता है कि भाई एग्जाम में मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी, तो उत्तर होगा राखलदास बनर्जी। और कब की? 1922 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने कंपटीशन में यहाँ से दो क्वेश्चन पूछते और देखा है, वो ये भी पूछ लेते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे। तो आपका भाई उत्तर होना चाहिए हड़प्पा जो सभ्यता है वो रावी नदी के किनारे। कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे। और जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ बसा भाई? ये बसा है सिंधु नदी के किनारे। कहाँ बसा है? सिंधु नदी के। तो आप भाई इसको ध्यान रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो इस प्रकार से तो भाई ये पूरी प्रक्रिया रही खोज की कि किस प्रकार से किस सभ्यता की खोज हो पाई। अब सवाल ये आया कि जब खोज हो गई, बहुत सारे साक्ष्य मिल गए, तो ये साक्ष्य कितने पुराने हैं, मतलब इनका समय काल क्या रहा है, ये किस जमाने के हैं, इस बारे में बहुत सारे इतिहासकार, विद्वान और पुरातत्ववेत्ताओं के बीच बहुत ज़्यादा मतभेद पैदा हुए, जिसमें सबने यहाँ की चीज़ों को अपने अपने स्तर से डिफाइन किया, अपने अपने स्तर से समय काल में बांटा। तो जिसमें से कुछ मुख्य हैं जो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो जिसमें सर जॉन मार्शल की भाई हम काल निर्धारण को ध्यान रखेंगे। इन्होंने सर जॉन मार्शल भाई देखिए ये वैसे भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि पुरातत्व विभाग के उसमें महानिदेशक भी थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उन्होंने 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व माना है कि जो साक्ष्य हैं वो लगभग इतने समय काल के बीच के रहे होंगे। ठीक है, तो अगर फिर बात की जाए कार्बन 14 पद्धति, ये आपको पता होगा, ये जीवाश्मों के आधार पर ये उनके काल निर्धारण करने की एक विधि है। ये क्या, इसके माध्यम से पता किया गया, शोध कार्य किया गया, तो पता चला कि ये जो हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो के स्थल से जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं ये 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच हो सकती हैं। और इस बात का जो समर्थन है वो डीपी अग्रवाल भारतीय पुरातत्वविद ने किया था, डीपी अग्रवाल ने। तो डीपी अग्रवाल के माध्यम से अगर पूछा जाए तो आपका जो उत्तर होगा वो 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच होगा। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत ना दिखे, लेकिन उन्होंने एक बात माना कि जितने भी बातें बताई जा रही हैं वो लगभग इसके इर्द गिर्द ही हैं। इसलिए ज़्यादातर इतिहासकारों ने इसका जो समय काल है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व के बीच माना। ठीक है, तो भाई काल के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं हम इसके नामकरण की। भाई इसका नाम जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कभी कह देते हैं, कभी हड़प्पा सभ्यता कह देते हैं। हम क्यों कहते हैं? इसका कोई तो आधार रहा होगा। हाँ बिल्कुल आधार रहा है। मैं आपको बता दूं, पहले था क्या, जैसे हुआंगो नदी के किनारे एक सभ्यता खोजी गई थी जिसको चीन की सभ्यता के नाम से जाना गया। नील नदी के किनारे एक सभ्यता खोजी गई जिसको मिस्र की सभ्यता के नाम से जाना गया। ऐसे ही उन्होंने कहा कि भाई सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता पाई गई है, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाएगा। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार, विद्वानों का मानना था कि केवल सिंधु नदी ही नहीं, वहाँ बल्कि आसपास के क्षेत्र में सरस्वती नदी का भी बहुत योगदान रहा है। इसलिए कुछ लोगों ने इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी समझाया, बताया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ये तो भाई नदियों के आधार पर हो गया। अब हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम कैसे पड़ा? हड़प्पा सभ्यता आपको पता होगा कि सबसे पहले जो प्रमाण है या जो खोज है या जो हड़प्पा स्थल पर खोज हुई जहाँ से साक्ष्य बहुत सारे हासिल हुए, तो खुदाई का कार्य सबसे पहले कहाँ हुआ? हड़प्पा स्थल पर। इसलिए चूंकि उन्होंने कहा सबसे पहले हमें प्रमाण यहाँ से मिलना शुरू हुए, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहना बहुत ज़्यादा उचित रहेगा। इसलिए उसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं या सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब सवाल ये आया कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका उद्भव कैसे हुआ होगा, ये कैसे करके इसका जन्म हुआ, कैसे करके ये हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कल्पनाएं की। उसमें कल्पनाओं में विदेशी मत जो भी हैं वो मानते हैं
कि यहाँ पर जो सभ्यता है ये सुमेरियन सभ्यता रही होगी, सुमेरियन सभ्यता रही होगी, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। तो मानना क्यों है, वो उसमें ज़्यादातर जो इतिहासकार हैं वो मार्शल हैं, व्हीलर हैं, गार्डनर हैं, मतलब ज़्यादातर देखे जाएं तो वो विदेशी इतिहासकार ही रहे। इनका क्या मानना था भाई इस सभ्यता के बारे में? इनका मानना था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, जिसको हम सुमेरियन सभ्यता के नाम से जानते हैं, जो प्रेजेंट में इराक से संबंधित है, इनका मानना था कि वहाँ के जो लोग हैं वो क्या हुआ होगा कि वहाँ के जो सुमेरियन प्रजाति के लोग थे वो मतलब घूमते घामते या भ्रमण करते हुए यहाँ सिंधु नदी के किनारे आकर बस गए होंगे और यहाँ पर आकर उन्होंने क्या किया होगा, अपने भवनों का निर्माण कर लिया होगा और भवनों के निर्माण के साथ साथ वहाँ कृषि कार्य करना शुरू कर दिया होगा और इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर एक नगर बसा लिया होगा और यहाँ पर वो रहने लगे होंगे। इसलिए ये सभी लोग सुमेरियन जाति के लोग हैं, इसलिए इसको सुमेरियन सभ्यता कहना ज़्यादा उचित रहेगा। ये भाई विदेशी मत है। लेकिन स्थानीय मत क्या है? स्थानीय मत में भाई राखलदास बनर्जी की बात को बहुत ज़्यादा माना जाता है। हमारी किताबों में भी अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे है, तो आप भाई इसका उत्तर देंगे द्रविड़ जाति के लोग। मतलब राखलदास बनर्जी का मानना था कि ये जो सभ्यता है ये द्रविड़ जाति के लोगों ने बसाई होगी। भाई क्यों? उन्होंने कहा कि देखिए आपकी बात सही है कि हाँ पक्की ईंटें कच्ची ईंटों से यहाँ भवन मिले हैं, लेकिन आपके यहाँ जो सुमेरियन सभ्यता के लोग ईंटें इस्तेमाल करते थे उनकी बनावट या उनकी माप या उनके तोल में बहुत अंतर है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर नालियों का जो निकास स्थल है या भवनों की जो डिज़ाइन है या जो यहाँ पर आस्था से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं वो सुमेरियन सभ्यता से मैच नहीं खाते हैं। इसलिए इन्होंने यहाँ पर द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा यहाँ उद्भव को ज़्यादा माना है। इसलिए आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भवकर्ता कौन थे, तो आपका उत्तर होगा द्रविड़ जाति के लोग। ठीक है। जबकि कुछ स्थानीय मत ये भी हैं कि ये जो सभ्यता है वो आर्य जाति के लोगों ने बसाई होगी, जिसमें टी.एन. रामचंद्र भी इस बात के समर्थक हैं और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर भी इस बात को मानते हैं। लेकिन इस बात का खंडन इस प्रकार से होता है कि भाई चलो ठीक मान लिया, एक बार को मान लिया कि आर्य जाति के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता के मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य लोगों ने बसाया, तो फिर आर्य लोग जो हैं इसके साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में मिलते हैं, बहुत बाद में मिलते हैं। और उस समय के लोग जो थे वो झोपड़पट्टी बना के रहते थे, कच्चे घास फूस के घर बनाकर रहा करते थे, ना तो बहुत ज़्यादा नाली के निकास या चौड़े रोड, ऐसे कुछ साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो मतलब ये कैसे संभव है? पहले लोग पक्के मकान रहते थे और आर्य जाति आते आते वो कच्चे मकान में रहना शुरू कर दिए। भाई इस प्रकार से बहुत सारे लोग इस बात को खंडन करते हैं, इसलिए इसका जो उद्भव है वो द्रविड़ जाति के लोगों ने किया, ये मानना ज़्यादा सही है। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की, तो विशेषताओं के बारे में बता दें तो यहाँ से भी भाई एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप चाहे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने भाई पढ़े होंगे कि पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आपका उत्तर होगा नगरीय सभ्यता थी। भाई नगरीय सभ्यता क्यों थी? जैसे नगर की बात करें, सिटी की शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता भी कैसे थी? क्योंकि यहाँ की जो गलियाँ हैं वो काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी और काफ़ी चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। सड़कें भी देखी जाए तो पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई बनी थी। ठीक है, जो कि प्रमाण है कि भाई यहाँ पर कोई शहरी सभ्यता रही होगी। लिपि की बात की जाए तो भाई यहाँ के लोग लिपि का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, जिसमें 64 मूल चिन्ह थे, 250 से 400 तक अक्षर मिले हैं। लेकिन रहा क्या है, इसको अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, तो आपका उत्तर होगा अज्ञात या फिर भाव चित्रात्मक। ठीक है। लेकिन ये जो 250 से 400 अक्षर मिले हैं, ठीक है, लेकिन बात है क्या, इसकी लिपि अज्ञात क्यों है? क्योंकि अभी तक इसको पढ़ने में कामयाबी नहीं मिल पाई है, इसलिए इसको हम आदि ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम आदि ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, क्योंकि लिखित प्रमाण तो मिले हैं लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हम इसको आदि ऐतिहासिक काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। ठीक है। लिपि मैंने आपको बताया, आपका उत्तर होगा लिपि पूछी जाए तो अज्ञात या यूं कहेंगे भाव चित्रात्मक। ठीक है। अगर हम आगे बढ़ें इसी सिलसिले में, मैंने एक यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लिखा है, चन्हू दड़ो। भाई ये क्या था?
ये बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। मतलब वहाँ पर जितने भी नगर पाए गए, जैसे बाद में बहुत सारे, जैसे पहले पता चला कि हड़प्पा स्थल की खुदाई की, मोहनजोदड़ो की खुदाई की, बाद में रोपड़ है, कालीबंगा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्थलों को खोदा गया और वहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिले। चन्नूदड़ो को भी खोजा गया, ठीक है, कालीबंगा को भी खोजा गया। तो मतलब ऐसे बहुत सारे साक्ष्य जुटाए। ऐसी चन्नूदड़ो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई भी दुर्ग या कोई रक्षा प्राचीर नहीं था। ये भाई इतना चर्चित क्यों है? चर्चित इसलिए भाई एग्जाम में पूछा गया था कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन है, तो आपका आंसर होगा चन्नूदड़ो। ठीक है, ये भाई क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर मैके नामक जो विद्वान थे उन्होंने मन के बनाने का कारखाना यहाँ ढूंढ निकाला था। और चन्नूदड़ो एक ऐसी जगह थी जहाँ से बहुत सारी प्रसाधन सामग्रियाँ हासिल हुई हैं। ठीक है, वहाँ पर जैसे जो लेडीज़ के श्रृंगार की चीज़ें हैं वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हासिल हुई हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर, तो आपका आंसर होगा चन्नूदड़ो। ठीक है, अगर देखी जाए साक्ष्यों के आधार पर तो भाई आप देखें तो यहाँ पे चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, या फिर उसके बाद धौलावीरा हो, ऐसी बहुत सारी जगहों पर विशाल स्नानागार, मतलब जिसको हम लोग बहुत विशाल स्नानागार का मतलब है काफ़ी बड़े बड़े स्नान करने की उन्होंने जगह बना रखी थी। खासकर इसका जो सबसे बड़ा जो विशाल स्नानागार मिला है वो कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। तो आपसे ये भी वही क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे विशाल स्नानागार जो पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो उसका संबंध कहाँ से है? तो उसका संबंध है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, यहाँ से भाई देखा जाए साक्ष्यों के आधार पर नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, जो कांसे से निर्मित थी। इससे ये भी पता चलता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता रही होगी। और कांस्य की बहुत सारी मुद्राएं, बहुत सारे हथियार या उपकरण भी पाए गए, इससे भी पता चलता है। अब ये कांसा होता है क्या है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो कांसा है ये तांबा और टिन के मिलने से धातु प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग बहुत एडवांस थे, इन्हें मेटलर्जी का विज्ञान था कि दो धातुओं के मिलने से कोई तीसरी धातु का निर्माण हो सकता। यहाँ के जो लोग थे वो देवी माता की पूजा किया करते थे। ठीक है, मृण मूर्तियाँ मतलब मिट्टी की बनी मूर्तियाँ, और मतलब बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग देवी माता की पूजा किया करते थे। ठीक है, और साथ ही साथ पशुपति को भी पूजते थे, अर्थात भगवान शिव को। ठीक है, यहाँ के जो घर थे वो ईंटों के बने थे। ठीक, और आपसे पूछा जाता है कि कपास को सर्वप्रथम किस सभ्यता के लोगों ने उगाया? तो वहाँ पूछ लेते हैं भाई आर्य सभ्यता के लोगों ने उगाया, वैदिक सभ्यता के लोगों ने उगाया, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो आपका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास को उगाया था। ठीक है, यहाँ बहुत सारी मुद्राएं चलती थी जो अलग अलग धातु से निर्मित हुआ करती थी। ठीक है, इनका जो मुख्य व्यवसाय वो क्या था? कृषि था। क्या था? कृषि। यहाँ पर नगर अगर बात की जाए तो नगर भी काफ़ी नियोजित थे। यहाँ पर लेखन कला का इन लोगों को बहुत सारा ज्ञान था। ये माप तौल भी क्या करते थे, औजारों का भी इस्तेमाल किया करते थे। इनके घरों की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो जैसे अभी आधुनिक समय में घर में शौचालय व्यवस्था होती है, तो उस समय भी शौचालय व्यवस्था हुआ करती थी, रसोई घर भी हुआ करते थे, और 1 मंजिल 2 मंजिल बहुत सारे मकानों के साक्ष्य उनको हासिल हुए हैं। जैसे इमरजेंसी में हमारे यहाँ बहुत सारे खाने पीने की चीज़ों को स्टोर करके रख दिया जाता है, ऐसे ही वहाँ पर भी इमरजेंसी के लिए बहुत सारे अन्नागार बड़े बड़े मिले जहाँ पर अनाज को संरक्षित रखा जाता था। वहाँ की अगर सामाजिक दशा की बात करें तो वहाँ की सामाजिक दशा 4 भागों में डिवाइड थी: विद्वान, योद्धा, व्यवसायी और श्रमजीवी। अगर विद्वान की बात की जाए तो यहाँ पर ज्योतिषी लोग थे, या जो वैद्य लोग थे या पुरोहित हुआ करते थे वो विद्वान लोग कहलाते थे। योद्धा में जितने भी अधिकारी हैं या सैनिक कर्मचारी हैं वो आते थे। व्यवसायी की अगर बात करें तो यहाँ पर जितने भी बिजनेस व्यापार करते थे वो व्यवसायी कहलाते थे। श्रमजीवी की बात करें तो श्रमजीवी में जितने भी यहाँ पर रोजमर्रा के मजदूरी करते थे, कामकाज किया करते थे, वो सब श्रमजीवी लोग आते थे। यहाँ पर लोथल नामक जगह पर स्थल पर जब खुदाई हुई तो वहाँ से बंदरगाह मतलब जहाँ से जहाज़ों के माध्यम से व्यापार होता हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वो जगह मिली। कहाँ मिली? गुजरात में। ठीक है, जो कि अहमदाबाद के पास में है। तो लोथल में बंदरगाह भी खोजा गया। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग काफ़ी एडवांस थे, बिजनेस व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाया करते थे। यहाँ की आर्थिक दशा की बात की जाए तो ये भी काफ़ी मजबूत थी। मृतक संस्कार भी हुआ करते थे, मतलब यहाँ के लोग लोगों को दफनाते भी थे और जलाते भी थे।
और जलाने के बाद जो राख मिलती थी उसको कलश में भर के ही ज़मीन में दफना दिया करते थे। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ भाई सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हैं। मतलब यहाँ की स्त्रियाँ आभूषण जैसे आज की पहनती हैं वैसे ही पहले की भी पहनती थी, सोने से निर्मित, चांदी से निर्मित, या फिर वो तांबे से बनी हुआ करती थी, या फिर हाथी के दांत से बनी हुआ करती थी, या सीप मोती से बनी हुआ करती थी। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती हैं। मतलब कहा जाए सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। तो आगे की जो क्लास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।